रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी में आज हमारे पास टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट 5 नंबर का आता है, ठीक है। 2025 का पेपर उठा के देख लो, 24 उठा के देख ले, 23 उठा के देख लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड ले ले, आईसीएसई बोर्ड ले लो या तुम जैक बोर्ड ले लो, कोई भी बोर्ड ले लो, उसमें आएगा ही आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बिना पेपर अधूरा है, ठीक है। बच्चा के साथ कंफ्यूजन ये रहता है कि सर एक्चुअली में हमको क्या कंटेंट लिखना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो हम पूरा डिटेल्ड में आपको सारा कहानी बताएंगे, इवन कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले बेसिकली समझाएंगे और उसके बाद फिर जाके सारा का सारा कहानी को हम आपके माध्यम में लिख देंगे, जिससे कि आपको सारा बात क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लेंगे आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा और सीधे 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आपको दिख भी रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स यहां पर साइंटिस्ट का नाम है जो ये एक्सपेरिमेंट को डिलीवर किया था। और अगर हम क्लियर कट बोले तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1801 ईस्वी का कहानी है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आदमी कंफर्म हो गया था कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। जैसे कि आपको पता है कि लाइट के पास 2 नेचर होता है, एक पार्टिकल, दूसरा वेव। इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है वो लाइट का वेव नेचर को बताता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, जो आइंस्टाइन को इसका क्रेडिट दिया जाता है, वो लाइट का पार्टिकल नेचर को बताता है। ये जो पूरा का पूरा कहानी है, ये पूरा कहानी ये इस बात का प्रूफ है कि लाइट जो होता है उसके पास वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो आप आराम से कहानी को सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं कि एक्चुअली में कैसा एक्सपेरिमेंट था, क्या था, नहीं था। हाँ, एकदम बच्चा की तरह नहीं बताएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि आप एक बार पढ़े हैं, ये आपका रिवीजन क्लास है, आपका रेगुलर क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले थॉमस यंग्स क्या किया, एक स्क्रीन लिया, स्क्रीन जिसको आप जानते हैं पर्दा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पर्दा लिया वो, ये उसका स्क्रीन है, ठीक, ये उसका स्क्रीन है। आप जानते हैं मूवी वगैरह भी देखते हैं, वहां पर पर्दा होता है स्क्रीन, तो वो स्क्रीन लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक कार्डबोर्ड लिया, वो कार्डबोर्ड समझते हैं, पुराना जमाना में अगर आपको याद हो ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड जिसपे हम लोग एग्जाम दिया करते थे, वो कार्डबोर्ड लिया, और कार्डबोर्ड में पतला पतला 2 ऐसे कट लगाया, जैसे हम बना रहे हैं यहां पर, देखते रहना। ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड लिया गया और कार्डबोर्ड में 2 पतला पतला कट लगाया। चूंकि हम यहां पर डायग्राम में थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं, इतना बड़ा था नहीं, आपको समझाने के लिए हमको मैग्नीफाइड डायग्राम बनाना पड़ रहा है। बड़ा बड़ा छोटा छोटा 2 कट मारा, ठीक। इस कट को जो है S1 S2 वो बोला, और इस कट को हम बोलते हैं बच्चा स्लिट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्लिट, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन लिया वो स्मॉल डी लिया, ये नोटेशन है जो आपको याद रखना, स्मॉल डी ही लिया वो, ठीक, बढ़िया। उसके बाद इन दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये नोटेशन है, आपको रटना इस बात को, ऐसा होता है, ठीक। स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी, और 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, कोई दिक्कत नहीं। और ये होना चाहिए क्या कि कैपिटल डी काफी बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में। मतलब ये 2 स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है और स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है, तो स्क्रीन काफी दूर होना चाहिए एज कंपेयर टू स्लिट सेपरेशन, ठीक। कहने का मतलब बच्चा, अगर ये मिलीमीटर में होता है तो ये मीटर में होता है, इतना फर्क होता है दोनों में, ठीक। अब आगे क्या किया, वो एक लाइट का सोर्स लिया, यहां पर हम ले रहे हैं लाइट का सोर्स। ये हमारा क्या है बच्चा? लाइट का सोर्स। अच्छा ध्यान रखना, लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होना चाहिए। सर मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है? मोनो शब्द का मतलब होता है वन, क्रोमेटिक शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू कलर। तो सिंगल कलर का लाइट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर रेड लाइट ले रहे तो सिर्फ रेड ही लाइट होगा, ब्लू लाइट ले रहे हैं तो ब्लू ही लाइट लेंगे। जैसे अगर सन के द्वारा जो लाइट आता है जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, उसको लेके ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, लाइट चलना शुरू किया। अगर लाइट चलना शुरू करेगा तो पता है आपको कि लाइट यहां आएगा, यस सर, फिर लाइट यहां आएगा, ठीक है। फिर यहां से लाइट, अब आपको पता है इधर जाने के लिए लाइट को जाने का 2 ही रास्ता ही है, एक रास्ता ये, एक रास्ता, बाकी तो बीच में कवर है, ऑब्स्टेकल है, तो उस लाइट को पार होने देगा नहीं। तो यहां से लाइट पार होगा, तो यहां से लाइट पार हुआ, एक बार यहां मिला, ठीक, इस तरह से
वेव फ्रंट बना हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक, और यहां पर मिला। जब मिलता है लाइट तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जब लाइट मिला तो कहीं कहीं पर खूब ज्यादा ब्राइट आ गया, कहीं कहीं पर खूब ज्यादा ब्राइट आ गया, एकदम बीचों बीच में खूब ब्राइट आया, फिर उसके ऊपर में डार्क आया, फिर उसके ऊपर में ब्राइट आया, फिर डार्क आया, फिर ब्राइट आया, एंड सो ऑन। इस तरह से पैटर्न चला, जैसा पैटर्न ऊपर चला तैसा पैटर्न नीचे चला, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ये विड्थ मोटा मोटी बराबर होता है, ठीक। उसके बाद फिर जाके डार्क फिर जाके ब्राइट, इस तरह से पैटर्न मिला। बीचों बीच जो ब्राइट मिलता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद जो हमको मिलता है ये हमारा क्या है, फर्स्ट डार्क, या हम इसी को बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, और इसके ऊपर वाला को हम बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट या हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट, इस तरह से सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे। और ये जो आपको स्ट्रेट टाइप का फ्रिंजेस दिख रहा है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या, फ्रिंजेस, ठीक है, फ्रिंजेस, ठीक है। ये फ्रिंजेस हुआ हमारा। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, और आपको पता है कि जब आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो आपके टीचर आपको ये बात पढ़ाए होंगे YDSE एक्सपेरिमेंट से पहले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा, दो मुलाकात हुआ सब कुछ अच्छा अच्छा रहा तो कंस्ट्रक्टिव, और मुलाकात खराब हुआ तो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्शन नामे सब पता चल रहा है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ अच्छा बनने के आगे का कहानी है, और डिस्ट्रक्शन का मतलब नुकसान के रूप में, ठीक है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है, मतलब हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सब कुछ खराब खराब होगा, मतलब हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेगा, ठीक है। और ये जो इंटरफेरेंस का कहानी है ये सिर्फ वेव में दिखाया जाता है, लेकिन YDSE वाला क्या किया, लाइट का इस्तेमाल करके जब देखा तो उसको वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न का कहानी दिखा। इसका मतलब यहां से ये इस बात का प्रूफ मिल गया कि लाइट जो होता है, अगर वो लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखा रहा है, इसका मतलब पक्का है कि लाइट के पास भी वेव नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ वेव ही दिखाता है और कोई नहीं दिखाता है। तो यहां से इस पूरा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बात प्रूफ हो गया कि लाइट जो होता है वो एक वेव भी होता है, ठीक, क्लियर, बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आपको ध्यान में रखना है। हम आपको एक रफ डायग्राम बनाए हैं, आपके सर आपके क्लास में जो भी आपको पढ़ाए होंगे पूरा डिटेल्ड में आपको डायग्राम बना के दिखाए होंगे, ठीक है। मोटा मोटी ये कहानी होगा, ठीक। अच्छा, चूंकि यहां से लाइट सेम सोर्स होता है तो यहां पर लाइट कैसा होना चाहिए, लाइट हमारा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब होता है सर, ये आपका डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसका फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से हम बोल रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसका फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, और जो भी कोहेरेंट सोर्स वेव निकालता है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा का पूरा कहानी था। हमारा मेन मुद्दा यही होगा, सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन हम बताएंगे प्रूफ के दौरान, मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन बताएंगे, यही हमारा कहानी होगा, ठीक है। तो अब हम आगे से एक्सपेरिमेंटल जो हमारा एग्जाम में डेरिवेशन आता है उसको हम कर रहे हैं। मोटा मोटी आपको कहानी समझ में आ गया होगा कि यहां मैं लिख भी देता हूं, 1801 में थॉमस यंग्स नाम का साइंटिस्ट था जो इंटरफेरेंस पैटर्न का इस्तेमाल करके प्रूफ किया कि लाइट जो होता है इज ए वेव। लाइट के पास जो होता है वो वेव नेचर भी होता है। तो जब आप डेरिवेशन करोगे तो आप डेरिवेशन का पहला स्टेटमेंट यहीं से लिखना शुरू करोगे। आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मत बनाना, बस आपको एक हल्का फील देने के लिए हमको बनाना पड़ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको बस इतना यहां से कहानी स्टार्ट करना है। इन 1801 थॉमस यंग्स बाय यूजिंग दी पैटर्न या बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस प्रूव दैट द लाइट इज ए वेव। अब इसके नीचे का कहानी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन पता करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, इस तरह से, ठीक है। अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम आसान सा डायग्राम बना रहे हैं, देखना बच्चा। ये हमारे पास प्यारा सा स्क्रीन हो गया, ठीक है सर। और
ये हमारे पास स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हो गया। इसको हम S1 बोल रहे हैं, इसको हम S2 बोल रहे हैं। याद आ रहा होगा कार्डबोर्ड में 2 कट जो मारा था वही है ये हमारा स्लिट। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, और यहां से यहां के बीच का सेपरेशन जो है उसको हमने क्या लिया था, कैपिटल D। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कहानी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। 3 बात ही डेरिवेशन में करना होता है। एक ब्राइट पता कर लो, फिर ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा पता करो, फिर मिनिमा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट या हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। चलो ध्यान से सुनना, हमने कैसा सोर्स लिया सर जी, आप कल से बताइए, इस लेक्चर में पूरा बताए क्या कि सोर्स हमारे पास कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ का सोर्स। ठीक, बढ़िया। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर यहां से लाइट ऐसे गया और यहां से लाइट ऐसे गया, और ये भी लाइट यहां पर आके मिला और ये भी लाइट यहां पर आके लेट से मिला। इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए बात। दोनों लाइट यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां पर आके मिला, यहां पर आके मिला। ठीक, बढ़िया। अब देखना, इसको मैंने ऐसे करके नाप दिया। ठीक, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है सर, बीचों बीच अगर आप ले रहे हैं तो ये d/2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, छोटा बच्चा भी बोलेगा d/2, और ये पॉइंट हमारे पास P है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पाथ लेंथ पूछ रहा हूं, पाथ डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये पाथ माइनस का ये पाथ, तो आप बोलोगे सर S2P माइनस का S1P, ये हमारा पाथ होगा। ठीक है सर। और अगर छोटा बच्चा भी देखेगा तो आप बोलिएगा सर ये राइट एंगल ट्रेंगल टाइप का फील हो रहा है, जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप बोलोगे सर S2P या हम बोलेंगे S1P कितना होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट में d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या बोलोगे सर, वही हम लिख भी देते हैं। इसको क्या लिखेंगे बच्चा, अंडर रूट में S2P को लिख रहे हैं d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, माइनस S1P को लिखेंगे तो आप लिखोगे अंडर रूट में d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर। तो क्या दोनों सेम चीज देख रहा है, यस सर। जैसे ही सेम चीज दिख रहा है तो हमारे पास पाथ डिफरेंस यहां पर कितना आ गया, 0। जब भी हमको पाथ डिफरेंस 0 मिलता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चा सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। पहला डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर हो गया। यहां से सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट या पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बनाओगे और उसको इस तरह से बनाओगे। क्लियर है। जैसे ही पाथ डिफरेंस 0 आ गया तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। कोई दिक्कत, नो सर। अब आगे बढ़े अगला डेमोन्स्ट्रेशन पर चले। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगला आएगा डेमोन्स्ट्रेशन हमारा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, बहुत ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा में क्या करते हैं, ये सबसे पहले सेम कहानी, सर जी हमने यहां पर स्क्रीन बनाया, हमने यहां पर स्क्रीन बनाया, फिर हमने यहां पर स्लिट लिया, स्लिट लिया, इनके बीच का सेपरेशन हम लेते हैं कैपिटल D। यस सर। इसको हम S1 बोल दिए, इसको हम S2 बोल दिए, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया S। ठीक, बढ़िया। और ये पॉइंट, और ये सेपरेशन जो है वो कितना है, कैपिटल D। और यहां पर आपको पता है सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा अभी तुरंत हमने निकाला था। ठीक, तो इसके आगे की कहानी अब हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान के चल रहे हैं, सुनना ध्यान से, कि यहां से एक लाइट सोर्स आया, यस सर, यहां से एक लाइट आया, यस सर, और मान लेते हैं कि ये लाइट यहां पहुंचा और ये भी लाइट चलते चलते यहां पर पहुंचा। ये पॉइंट P है अब, और ये डिस्टेंस को हम अपने मन से Y बोल रहे हैं। कोई दिक्कत, नो सर। अब आप खुद बताओ, ये लाइट और ये लाइट में छोटा बच्चा भी, यहां पर हम बना रहे हैं, इसके बाद लिख देंगे, ये लाइट और ये लाइट में छोटा बच्चा भी इस बात को देख के बोलेगा, क्या बोलेगा, कि सर देख के लग रहा है कि ये वाला लाइट जो है वो ज्यादा चल रहा है और ये वाला लाइट कम चल रहा है। इससे पहले वाला कहानी में क्या था, जितना ये लाइट चला है उतना ये लाइट चला है, तो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, 0। लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चा, कि ये वाला लाइट थोड़ा ज्यादा चल रहा है और ये वाला लाइट थोड़ा सा कम चल रहा है। जैसे हम बोलेंगे 7 और 5 में कौन ज्यादा, बोलेगा क्या सवाल है सर, 5 ज्यादा,
5 ज्यादा कि 7 ज्यादा? सर 7 ज्यादा। 7 कितना ज्यादा? तो आप बोलोगे सर 5 में 5 को मैनेज कर दोगे तो यहां से हम देख लेंगे एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 2, मतलब 2 ज्यादा। उसी काम का यहां पर हम कहानी बना रहे हैं, प्लीज सुनना गौर करके कि हमको छोटा बच्चा भी बोलेगा कि सर ये लाइट ज्यादा चल रहा है और ये लाइट कम चल रहा है, तो ज्यादा जो चला होगा वही पाथ में अंतर। अरे भाई अगर हम 20 मीटर चले हैं और कोई 25 मीटर चला है तो 25 मीटर वाला ज्यादा चला है, और कितना पाथ का अंतर आएगा दोनों मेरे में, तो 20-20 मैनेज हो गया, 5 का अंतर आएगा। तो मान लो हमने अपने मन से यहां पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है सर, हमने यहां पर अपने मन से क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। और अगला बात सुनते रहना ध्यान से, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया और इस पॉइंट को हमने ऐसे करके वापस से मिला दिया, इस पॉइंट को हमने क्यू बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कुछ कुछ हमको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। एजम्पशन क्या क्या है ध्यान से सुनना। एजम्पशन सबसे पहला हमको ये ध्यान, ये सब लिखना है बच्चा प्रूफ में, ठीक। सबसे पहला एजम्पशन, आहा ये स्मॉल डी नहीं बच्चा, ये कैपिटल डी। पहला एजम्पशन कैपिटल डी काफी बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से। दूसरा एजम्पशन S1P, S1P, S2P, QP are nearly parallel, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एजम्पशन S1 S2 दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। ये सब एजम्पशन लिखना है बच्चा, तभी नंबर मिलता है। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और लास्ट एजम्पशन कैपिटल डी जो है y के रिस्पेक्ट में भी काफी बड़ा होना चाहिए। ये 4 एजम्पशन जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद रखना है, ठीक। बढ़े आगे, यस सर। अब आप बोलोगे सर यहां से अब हम कहानी को बढ़ा रहे हैं। मान लो हमने मन से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यस सर, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। तो छोटा बच्चा भी बोलेगा सर ये और ये लाइन 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बच्चा बोलेगा सर जी 90 माइनस का थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको क्या गौर करना, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल फील हो रहा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा हमारे पास? थीटा। तो हम ये ट्रायंगल को निकाल रहे हैं, देखते रहना, ग्रीन कलर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रायंगल को हम निकाल रहे हैं, ठीक। इस तरह से ट्रायंगल को पकड़े और हमने यहां पर रखा। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यस सर, ये एंगल हमारे पास थीटा, ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल डी, और ये जो है एक्स्ट्रा लेंथ है, ये जो लेंथ है ये एक्स्ट्रा लेंथ है। क्योंकि ये लंबाई लंबा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो जो अंतर है वही अंतर को हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स। तो ये लेंथ जो है बच्चा हमारे पास कितना है? डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इतना करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा मैग्नीफाई करके हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यह देखो, ये एंगल परपेंडिकुलर यहां से हमने गिराया, ये 90 डिग्री, इस एंगल को थीटा लिए तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपस में, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा? थीटा। तो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लिए, ये है स्मॉल डी, ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और ये एंगल है थीटा। अब ये दोनों नियरली पैरेलल्स है आपस में, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आगे सुनना, हाँ अब आगे सुनना ध्यान से। चलिए सर, अगर मैं आपसे यहां से पूछूंगा साइन थीटा, आप हमको बताओगे, तो मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बटे का हम डी लिखेंगे, तो यहां से डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया बच्चा? डी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स बराबर हमारे पास क्या मिला यहां से? डी साइन थीटा, ठीक। अब इसके आगे की कहानी, चूंकि एंगल हमारा स्मॉल है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंस एंगल इज स्मॉल। देखो ना एजम्पशन में हमने लिखा है, यहां देखते रहना, S1P, S2P और QP आर नियरली पैरेलल, मतलब ये सब लाइन जो है आपस में पैरेलल है। मतलब मोटा मोटी कहानी ये है कि एंगल्स वगैरह काफी छोटा है, और आपको कई बार बता चुके हैं, अगर हमारा एंगल छोटा होता है, तो हम बच्चा साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हम बोलेंगे बच्चा डायरेक्टली कि डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टेन थीटा।
कोई दिक्कत? नो सर। और जैसे ही डी टेन थीटा लिख रहे हैं तो आपको ये ट्रेंगल फील होना चाहिए मन में, यहां देखना, ये ट्रेंगल मन में फील होना चाहिए। मैं यहां डायग्राम में बना दे रहा हूं। और टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर बटे का बेस, मतलब वाई बटे का कैपिटल डी। तो यहां से हम लिख रहे हैं डी वाई बटे का कैपिटल डी। तो यहां से हमको पाथ डिफरेंस मिल गया डी वाई बटे का कैपिटल डी। ठीक, ये हमको पाथ डिफरेंस मिला। अब हमको कहानी किसके लिए बनाना है? मैक्सिमा के लिए। चलो सुनना ध्यान से। तो हम बोलेंगे वी नो दैट, आपको अगर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके सर पढ़ाए हैं तो आपको पढ़ाए होंगे कि पाथ डिफरेंस जो आता है बच्चा डी वाई बटे का कैपिटल डी जो आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा पाथ डिफरेंस कितना आता है? मैक्सिमा के लिए आता है, डेट इज एन लेमडा। क्या आता है? एन लेमडा। और एन का मान कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। ठीक है, एन बराबर जीरो पर हमको क्या मिलता है? सेंट्रल ब्राइट। एन बराबर 1 पर मिलता है फर्स्ट मैक्सिमा, एन बराबर 2 पर मिलता है दूसरा मैक्सिमा। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया? आप बोलोगे एन लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां से सुनना, y का मान अगर हम ऐसे सुनना, n का मान पर कहानी बनाते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो। n का मान अगर जीरो हुआ, n का मान अगर कैसे लिखे? n बराबर जीरो लिख लेते हैं ना। y का मान जीरो हो जाएगा और जीरो का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। और n का मान जैसे ही यहां पर हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। ये हमको क्या मिल गया? फर्स्ट ब्राइट या फिर फर्स्ट मैक्सिमा, शॉर्ट में लिख रहे हैं। n का मान जैसे ही हमने 2 रखा तो यहां से हमको मिल गया 2 लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। ये हमको मिल जाएगा सेकेंड ब्राइट या फिर सेकेंड मैक्सिमा। और इस तरह से चलते चल जाओगे तो थोड़ा सा अगर हम स्लाइड को नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारे पास nth मैक्सिमा का एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और डायरेक्टली आपको याद रखना, nth मैक्सिमा का फार्मूला बनता है n लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी, जहां पर n का मान 0 से स्टार्ट होता है। n बराबर 0 पर सेंट्रल ब्राइट, n बराबर 1 पर फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा, n बराबर 2 पर सेकेंड ब्राइट या सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा सा तो है डेरिवेशन, क्या करोगे, लेकिन ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा किसका है बच्चा? मैक्सिमा का है। पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो मैक्सिमा का है। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारे पास किसका है? मैक्सिमा का है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लास्ट पार्ट बचा है, 3 पार्ट इसका होता है। सबसे पहला पार्ट तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में लिखना है क्या? इन 1801 थॉमस यंग्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस प्रूव दैट द लाइट इज ए वेव। ठीक है, बढ़िया। आपका मन हो तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन बना देना, जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब बनाना जरूरी है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ, इस तरह से जैसे हम लिखे उसी तरह से आप लिखना, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। खास बात क्या है? सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0। कैसे आ रहा है सब बात समझाए। उसके बाद अगला मुद्दा आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। एजम्पशन पहले लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये कहानी बनाओगे, डेल्टा एक्स बराबर डी टेन साइन थीटा। चूंकि एंगल स्मॉल होता है तो डी टेन थीटा, और यहां से हमको nth मैक्सिमा का कहानी मिल गया, डेट इज एन लेमडा कैपिटल डी बटे का डी। कोई दिक्कत नहीं। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इसको हम इस तरीका से नहीं याद करवाते हैं, इसको हम फ्रिंज विड्थ के तरीका से याद कराते हैं। क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का अंतर को हम बोलते हैं बच्चा फ्रिंज विड्थ। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उस पर आ नहीं रहे क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक, अब लास्ट टॉपिक हमारे पास इसी में बचता है, डेट इज पोजीशन ऑफ मिनिमा। चलिए सुनिएगा लास्ट बात, बस पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, बस हम कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे उस बात को ध्यान से सुनना। जैसे ही हम पोजीशन ऑफ मिनिमा पे पहुंचेंगे बच्चा, पोजीशन ऑफ मिनिमा पर जैसे पहुंचेंगे तो हम यहां से कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्या कि डेल्टा एक्स हमारा जो होता है, डेल्टा एक्स जो आया था हमारा डी वाई बटे का कैपिटल डी, यहां देखो ना बच्चा, डी वाई बटे का कैपिटल डी, वो डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए कितना बनता था? एन लेमडा, और मिनिमा के लिए बनेगा बच्चा 2n प्लस का 1 इंटू में लेमडा बटे का 2। 2 को अंदर डालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर वाई ना है यार, डी वाई ना यार, लेमडा मैं क्या है लिख रहा हूं
डी वाई बटे का कैपिटल डी। ठीक, तो यहां से आप बोलोगे वाई स्मॉल डी बटे का कैपिटल डी बराबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2 मतलब 0.5 इंटू में लेमडा। ठीक है, और पूरा को ले जाओगे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, n प्लस 0.5 इंटू में लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। ये हमारा पोजीशन आया मिनिमा का। जैसे ही आप n का मान देखते रहना, n का मान अगर हमने 0 रखा, n का मान 0 रखा तो ये हमको मिल गया y बराबर 0.5 लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। ये हमको मिल गया फर्स्ट मिनिमा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये हमको मिल गया फर्स्ट मिनिमा या फिर फर्स्ट डार्क। उसी तरह से जैसे ये n का मान हमने 1 रखा तो ये हमको मिल जाएगा कितना, 1.5 लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। इसको हम बोलते हैं सेकेंड मिनिमा या हम बोलेंगे सेकेंड डार्क। और n का मान हमने 2 रखा तो आपको मिल जाएगा कितना, 2.5 लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिखे थर्ड मिनिमा और थर्ड डार्क। ठीक है, और अगर हमको जनरल केस लेना है, nth मिनिमा का केस लेना है, nth मिनिमा का केस लेना है तो आप लिखोगे n प्लस 0.5 इंटू में लेमडा कैपिटल डी बटे का स्मॉल डी। याद रखना n का मान यहां पर भी हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n बराबर 0 पर पहला मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा के केस में n बराबर 0 पर सेंट्रल ब्राइट मिलता है, n बराबर 1 पर पहला मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट मिलता है। लेकिन यहां पर याद रखना n बराबर 0 पर पहला मिनिमा मिलता है या फिर फर्स्ट डार्क मिलता है, n बराबर 1 पर सेकेंड मिनिमा मिलता है या सेकेंड डार्क मिलता है एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी बनता है। इस फॉर्मूला को और आसानी से याद कर सकते हैं हम फ्रिंज विड्थ के टर्म में, लेकिन हम आपको डेरिवेशन बताने का वादा किए हैं इसलिए हम फ्रिंज विड्थ का कहानी को अभी नहीं बना रहे। क्या इतना बात क्लियर है? तो अगर आपके पास YDAC का कहानी आता है तो आपको रफली इस तरह से हम पूरा आइडिया दे दिए कि यहां तक आपको डेरिवेशन करना है, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप एक और टॉपिक आता है जैसे आपको बोले फ्रिंज विड्थ, जरूरी नहीं है उसको लिखना, अगर आप चाहते हो लिखना तो लिखो, अगर नहीं चाहते हो तो फ्रिंज विड्थ मत लिखना। बट याद रखना है फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा। लगातार 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। ये एक रफ आइडिया था कि 1801 में थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट था जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके लाइट का प्रूफ किया कि वो एक क्या होता है, लाइट हमारा एक वेव होता है। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट का निपटाया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, थोड़ा अच्छा से देख लेना, हमने रफली बनाया आपके लिए डेरिवेशन। ठीक है, लेकिन सब कुछ बता दिए, कुछ छोड़े नहीं आपको। फिर उसके बाद आया हमारे पास पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का पूरा कहानी। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ मिनिमा का कहानी। थोड़ा सा छोटा करो इसको यार, ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ मिनिमा कहानी। ठीक है, कुछ बच्चा कमेंट करके बोला था कि सर YDAC करा दो, तो रफली हमने YDAC आपको पूरा रूप से करा दिया। हाँ, पूरा एकदम बच्चा की तरह नहीं लिखे, आपको सब कुछ लिख दिए बच्चा। अब अच्छा से थोड़ा राइटिंग वुटिंग बना के आप लिख लेना, है ना, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा से क्लियर कट हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड लक, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।